जब मुसलमान पीएफआई से जुड़ेगा और एसडीपीआई से जुड़ेगा तो कार्रवाई भी उसी के खिलाफ होगी। इसलिए देश का मुसलमान समझ ले, किसी भी इस किस्म के आतंकवादी गतिविधि वाले संगठन से वो न जुड़ें। पीएफआई की गतिविधियां लगातार राष्ट्र विरोधी थी, देश को तोड़ने वाली थी और देश के तालिबान को बखेरने के लिए उनका प्लान था। पीएफआई जमात इस्लामी का वो मॉडल था जो पहले सिमी के नाम पर काम करता था, उसको बदल के इन्होंने पीएफआई बना लिया था। इसलिए मुसलमानों के अंदर जो आतंकवाद फैलाना चाहते हैं उनसे मेरी गुजारिश है, अब भी मौका है, आप शराफत से आइए और समर्पण करिए और बताइए कि हम आज के बाद शराफत से रहेंगे और देश को जोड़ने का काम करेंगे। मुझे तो खुद धमकी दी है पीएफआई के लोगों ने। मैंने केरला का दौरा किया, जो खुद मुसलमान जो है पढ़े लिखे नहीं हैं, जो ओवैसी से पढ़ के आते हैं इस्लाम, या लालू यादव से पढ़ के आते हैं इस्लाम, या मुलायम सिंह की पाठशाला में पढ़ के आते हैं, या केजरीवाल के स्कूल से पढ़ के आते हैं इस्लाम, या जो वो मुसलमान हैं जो मायावती या उनके अनुयायियों से इस्लाम पढ़ के आते हैं, वो इस किस्म की बातें करते हैं। पीएफआई आतंकवादी संगठन है, उसके सबूत मिल चुके हैं। और आरएसएस जो है वो राष्ट्र निर्माण के लिए काम करता है, व्यक्ति निर्माण के लिए काम करता है। आरएसएस की गतिविधियां कई बार चेक हुई हैं। कांग्रेस ने कई बार बैन लगाने की कोशिश करी, कई बार लगा भी दिया, मगर जब देखा कि कुछ नहीं है तो बार बार उन्हें जो है रिलीज़ करना पड़ा। इसीलिए आज देश का सबसे बड़ा संगठन बन गया। देश के मुसलमानों को चाहिए कि शाखाओं में आएँ और आरएसएस के लोगों से मिलें और देखें कि आरएसएस क्या है, समझें और समझाएं। पीएफआई के मेंबरान्स पे और पीएफआई पर ताबड़तोड़ एक्शन के बाद अब भारत सरकार ने पीएफआई के ऊपर 5 साल का बैन लगा दिया है। ये बैन इसलिए लगाया गया है क्योंकि आतंकवादी गतिविधियों में पीएफआई के शामिल होने की संभावनाएं जताई गई थी, जो बाद में सबूतों के अनुसार सरकार को मिली। लेकिन देश का एक बड़ा वर्ग ये कह रहा है कि इस तरीके से आप मुस्लिम युवाओं को ही जेल में बंद कर दीजिए। यूएपीए काला कानून बन गया है और तो और कार्रवाई पीएफआई पे हुई है और निशाने पर आरएसएस को लिया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि देश के अंदर मुस्लिम्स की हालत जो है वो बहुत बेकार कर दी गई है। अब मुस्लिम्स की बात अगर की गई है तो मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव ही इसके बारे में बेहतर तरीके से बताएंगे। इसीलिए आज हमारे साथ जमात उलेमाए हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना कासमी साहब हैं। कासमी साहब, किस तरीके से इस पूरे एक्शन को पहले आप देखते हैं, मुझे ये बताएं। देखिए, जब मुसलमान पीएफआई से जुड़ेगा और एसडीपीआई से जुड़ेगा तो कार्रवाई भी उसी के खिलाफ होगी। इसलिए देश का मुसलमान समझ ले, किसी भी इस किस्म के आतंकवादी गतिविधि वाले संगठन से वो न जुड़ें। राष्ट्र आपका है, देश आपका है, देश के लोग आपके साथ रहने वाले हैं, आपके हैं। देश को तोड़ने की कोई भी तंजीम कोशिश करती है उसका हिस्सा ना बने। पीएफआई की गतिविधियां लगातार राष्ट्र विरोधी थी, देश को तोड़ने वाली थी और देश के तालिबान को बखेरने के लिए उनका प्लान था। पीएफआई जमात इस्लामी का वो मॉडल था जो पहले सिमी के नाम पर काम करता था, उसको बदल के इन्होंने पीएफआई बना लिया था। इसलिए पीएफआई के उन हिमायतियों पर भी अटैक होना चाहिए जो जमात इस्लामी की आड़ में छुपे हुए पूरे देश के अंदर दंदनाते हुए फिर रहे हैं। इसलिए हमें ज़रूरत इस बात की है कि पीएफआई की जो गतिविधियां हैं उनके हिमायती जो हैं उनको भी चेक किया जाए। सीए आंदोलन के अंदर पीएफआई की क्या भूमिका थी, उससे जुड़े हुए लोगों की क्या भूमिका थी। भोले भाले मुसलमानों को लगातार ये लोग बहकाते रहे हैं और इस नाम पर कि भारत में मुसलमानों के अधिकारों का हनन हो रहा है, भारत में मुसलमानों को मारा कूटा जा रहा है, यहाँ पर महिलाओं को सताया जा रहा है, धर्म परिवर्तन किया जा रहा है अरब देशों से और खाड़ी के और देशों से। इसके अलावा पूरी दुनिया के मुसलमानों से पैसा मांग कर लाते हैं ये लोग और ला के अपनी ज़िंदगियाँ जो है शानदार बनाते हैं। इसलिए ऐसे लोगों पर सरकार की निगाह थी और जब अटैक किया गया तो तमाम सबूत सामने आ गए। देश के गृह मंत्री ने संकल्प लिया है कि किसी भी आतंकवादी को वो देश में बख्शेंगे नहीं। इसीलिए 18 संगठन जो अब तक मणिपुर, नागालैंड और आसाम के अंदर आतंकवाद फैलाते थे उन्होंने समर्पण कर दिया और हथियार अल्लाह के सामने रख दिए और तौबा कर ली। इसलिए मुसलमानों के अंदर जो आतंकवाद फैलाना चाहते हैं उनसे मेरी गुजारिश है, अब भी मौका है, आप शराफत से आइए और समर्पण करिए और बताइए कि हम आज के बाद शराफत से रहेंगे और देश को जोड़ने का काम करेंगे।
पीएफआई के बारे में जितनी सूचनाएं पब्लिक डोमेन में हैं उससे ये पता चलता है कि एक तो उसका मॉड्यूल जो फुलवारी शरीफ बिहार से मिला जिसमें गजवाए हिंद की बात की गई, उसमें पीएम मोदी भी निशाने पर थे। उसके अलावा कई हत्याएं उन्होंने की है। 28 हत्याओं का रिकॉर्ड तो केरल की सरकार के पास है, जहां पे कांग्रेस रही है, लेफ्ट रही है, भाजपा तो वहां रही नहीं है। कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार ने करीब 180 केसेस वापस खींचे थे। फिर भी शफीकुर रहमान जैसे लोग, लालू यादव जैसे लोग, असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग क्यों कहते हैं कि उन्होंने क्या गलत किया है जो आपने बैन लगा दिया? सबसे बड़ा गलत तो उन्होंने किया कि मुझे तो खुद धमकी दी है पीएफआई के लोगों ने। मैंने केरला का दौरा किया और केरला के अंदर राष्ट्रवादी आंदोलन को लेकर वहाँ जो काम किए, एक हिंदू शख्स का वहाँ मर्डर किया गया था, पीएफआई के द्वारा किया गया था। उसके घर पे हम गए, जाकर संवेदना व्यक्त की तो पीएफआई ने डायरेक्ट मुझे धमकी दी और ये कहा कि तुम्हें जान से मार देंगे। इसलिए पीएफआई का भुक्तभोगी तो मैं खुद हूँ। पीएफआई ये चाहती है कि देश का मुसलमान सरकार के खिलाफ खड़ा रहे और उसको लगातार उन सरकारों ने परोसा है, बढ़ाया है जो इससे पहले रही हैं, चाहे वो कम्युनिस्ट सरकारें हों या कांग्रेस की गांधी फैमिली की सरकार हो। और वो तंजीमें सपोर्ट करती हैं जो बाहर से पैसा लाती हैं और ऐसे लोगों के मुकदमे लड़ने की बात भी वही लोग करते हैं। मदनी जमीयत उलमा हिंद के जो हैं, इनका जो गुलजार आज़मी है बॉम्बे के अंदर, वो लगातार ऐसे आतंकवादी को मुकदमे लड़ता है। मेरी गृह मंत्री से अपील है कि ऐसे शख्सों पर भी निगरानी रहनी चाहिए। और इन्होंने अब तक जो मुकदमे लड़े हैं आतंकवादियों के, किस बेस पर लड़े हैं, आतंकवादी को आतंकवादी क्यों नहीं मानते हैं ये, और रात दिन ये उनके नाम पर जो पैसा लाते हैं उसकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए। मैं एक और चीज़ आपसे पूछूंगा, लेकिन इससे पहले मैं थोड़ा पर्सनल हो रहा हूँ। मैं जब ये कहता हूँ ना कि आप जैसे मुस्लिम्स इस चीज़ का विरोध करते हैं कि आप जो कह रहे हैं कि पीएफआई के ऊपर गलत एक्शन हो रहा है, इसका आप लोग विरोध करते हैं, तो आप लोगों को वो लोग मुसलमान ही नहीं मानते। जो खुद मुसलमान जो है पढ़े लिखे नहीं हैं, जो ओवैसी से पढ़ के आते हैं इस्लाम, या लालू यादव से पढ़ के आते हैं इस्लाम, या मुलायम सिंह की पाठशाला में पढ़ के आते हैं, या केजरीवाल के स्कूल से पढ़ के आते हैं इस्लाम, या जो वो मुसलमान हैं जो मायावती या उनके अनुयायियों से इस्लाम पढ़ के आते हैं, वो इस किस्म की बातें करते हैं। जो सही इस्लाम पढ़ा हुआ आदमी होगा इस्लामिक इदारों से या इस्लामिक थॉट्स के सही स्कूलों से, वो आतंकवाद के विरोध में होगा, क्योंकि इस्लाम की जो परिभाषा है वो जुल्म के ख़िलाफ़ है, आतंकवाद के ख़िलाफ़ है और हर उस गतिविधि के ख़िलाफ़ है जो हिंसा से होती हो। आपसे एक सवाल और जानना है मुझे कि जब डॉक्यूमेंट्स मिल रहे हैं, हत्याओं के आरोप लग रहे हैं, तब असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग, शफीकुर रहमान जैसे लोग, लालू यादव जैसे लोग इनका समर्थन करके आपको नहीं लगता कि देश के अंदर जो सांप्रदायिक सौहार्द है उसको बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, मुसलमानों को बरगराने की कोशिश करते हैं? नुपुर शर्मा के नाम पर और अयोध्या के नाम पर, 370 के नाम पर, बुरक़े के नाम पर हर दफ़ा इन्होंने कोशिश की है कि देश का सौहार्द बिगड़े, मगर देश के मुसलमान को देश के प्रधानमंत्री पे एतमाद है और देश के मुसलमान को सरकार पर एतमाद है, अपनी अदालतों पर एतमाद है। इसलिए देश का मुसलमान ऐसे लोगों को बहकाए में आने वाला नहीं है। ओवैसी उत्तर प्रदेश आए थे लोगों को बहकाने के लिए, 300 वोट दिए इनको विधानसभाओं के अंदर और लोगों ने रवाना कर दिया बाइज्जत तरीके से। इसलिए ओवैसी जी को चाहिए कि हैदराबाद के लोगों को बहकाएँ, थोड़े दिन और बहका लें, क्योंकि सरकार तेलंगाना में भी भाजपा की आ रही है, उसमें इनका इलाज भी हो जाएगा और इनका हिसाब किताब भी हो जाएगा। इसलिए देश के मुसलमानों को चाहिए कि अपने सही उलमा की, ज़िम्मेदार उलमा की बात सुने, ऐसे लोगों को बहकाए में ना आए। 3 साल पहले यही लोग कह रहे थे कि सीए की आड़ में देश का मुसलमान भगा दिया जाएगा, कैंपों में भेज दिया जाएगा। देश के गृह मंत्री ने कहा था कि किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं है, किसी भारतीय शहरी को कोई दिक्कत नहीं आएगी। 3 साल हो गए, झूठा कौन साबित हुआ, सच्चा कौन साबित हुआ, देश के सामने है। देश का मुसलमान इस पैमाने पर देश को जांचे और सरकार को जांचे, इन झूठों के बहकावे में ना आए। ये झूठे लोग हैं, अपने टीआरपी बढ़ाने के लिए, विदेशी चंदा बढ़ाने के लिए ऐसी बातें कर रहे हैं। ओवैसी का जो कनाडा से संपर्क है उसकी भी जांच होनी चाहिए, किस तरीके से इन्होंने कनाडा के अंदर और अमेरिका के अंदर में लोगों को छोड़ रखा है पार्टी के नाम पर पैसा लाने के लिए, और उस पैसे को कहाँ खर्च करते हैं ये भी एक बड़ा मुद्दा है। सर, एक और सवाल जो बेहद महत्वपूर्ण है, पीएफआई कराटे क्लासेस वगैरह चलाता है और उसकी आड़ में जो है वो आतंकी ट्रेनिंग का मॉड्यूल चलाता है, ऐसा दावा किया जा रहा है। जब हम कल शाहीन बाग में थे और हमारी टीमें अलग अलग जगह पे थी,
तो लोगों से जब मैंने पूछा कि पीएफआई बैन कर दिया, इसके ऊपर आपका क्या कहना है, तो उन्होंने बोला बहुत गलत किया, मजहबी तालीम देता है। इस देश के अंदर बहुत सारी संस्थाएं हैं जो मजहबी तालीम देती है, लेकिन फिर भी इस तरीके की संस्थाओं की आवश्यकता क्या है? क्या मजहबी तालीम के नाम पे जब पकड़े जाओ तो मुसलमान प्रताड़ित हो रहा है, दलित प्रताड़ित हो रहा है, इसका एजेंडा चलाया जाएगा? पीएफआई का कोई मदरसा नहीं है, पीएफआई की कोई मस्जिद नहीं है, पीएफआई का कोई इदारा नहीं है। ये झूठ बोलते हैं, ये मज़हब की तालीम नहीं देते। ऐसा है, हेल्थ के ताल्लुक़ से हम भी संजीदा हैं। हम बच्चों को एनसीसी में भी पहुंचाते हैं, हम उनको ट्रेनिंग भी करवाते हैं, फ़ौज पुलिस में जाने के लिए उनको कसरत भी कराते हैं, जंप और दौड़ भी सिखाते हैं। पीएफआई ने मासूम बच्चों को बहकाया था कि तुम्हें जो है देश के लिए काम करना है, मगर जब वो आगे बढ़ते हैं तो उनके दिमागों को ऐसा बनाते हैं, ये रेडिकलाइज करते हैं ताकि देश के ख़िलाफ़ काम करें। इसलिए इनका जो मॉडल है वो केरला से बाहर नहीं निकल सका। देश का मुसलमान जानता है कि इनकी तालीम के अंदर आतंक है, हिंसा है और देश की मुखालफत है। इसलिए इनका संगठन केरला तक ही महदूद रहा। देश का मुसलमान जान ले कि अगर ऐसे लोगों के बहकावे में आया तो आने वाला कल गुजरे कल से ख़तरनाक होगा। हमें समझना होगा, राष्ट्रीय एकता के लिए आगे बढ़ना होगा। मैं आपकी इस बात से थोड़ा इत्तफाक नहीं रखूँगा और माफ़ी के साथ एक तल्ख टिप्पणी करना चाहूँगा। दो चीज़ें इस देश के अंदर बार बार हो रही हैं। निज़ामुद्दीन की दरगाह बड़ी पवित्र दरगाह है, हिंदू ज़्यादा जाते हैं वहाँ पे एज़ कम्पेयर टू मुस्लिम। वहाँ पे एक फूल वाले हैं, उनसे हमारी टीम के एक रिपोर्टर ने बात की तो उन्होंने कहा कि अरे ज़्यादा दिन की बात नहीं है, बहुत जल्दी ये देश इस्लामिक हो जाएगा। और दूसरी चीज़, बार बार ये चीज़ निकल रही है कि कहीं ना कहीं जो मदरसे हैं उनसे इस तरीके का कनेक्शन प्राप्त हो रहा है। केरल में पीएफआई बहुत स्ट्रांग है और ये हम और आप सब जानते हैं कि आईएसआईएस की रिक्रूटमेंट इंडिया से सबसे ज़्यादा कहाँ से हो रही है। तो जो आम तौर पे, जो कि बिल्कुल डेमोक्रेटिक नहीं है, आम तौर पे जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं छोटी छोटी बात पे फतवा निकाल देती है, एक सिंगर के गाना गाने पे फतवा निकाल देती है, एक बच्ची की एक्टिंग करने पे फतवा निकाल देती है, वो यहाँ मौन क्यों रह जाती है? वही बात है, वो जो फूल वाला ना मदरसे का पढ़ा हुआ है ना मदरसे में पढ़ाने वाला है, वो जाहिल मुसलमान है। वो पीएफआई की कुछ की फुल फॉर्म नहीं जानता होगा, मगर वो ये समझ रहा है। इसलिए जो अच्छे मदरसे हैं, अच्छे उलमा हैं, उन्हीं से हमें मिलना चाहिए, उनसे ही बात करनी चाहिए, उन्हीं की बात को आगे पहुंचाना चाहिए। नालायक लोगों की, जाहिल लोगों की, शराबी कबाबी, सड़क पे बैठ के सामान बेचने वाले, नाजायज़ जगह पर कब्जा करके दुकान चलाने वालों से बात करेंगे तो ऐसे जवाब मिलेंगे। इसलिए जो सही मुसलमान हैं, जो इस्लाम को जानते हैं, उनकी बात को आप लोग लीजिए, उस बात को आगे तक पहुँचाइए ताकि अच्छी बात आगे पहुँचे। जाहिल लोगों की बातें जो हैं वो हमें ना करनी चाहिए, ना सुननी चाहिए। एक अंतिम चीज़, पीएफआई पे बैन लगाया है तो आरएसएस पे भी बैन लगाओ, आपको क्या इन दोनों में कोई समानता नज़र आती है? पीएफआई आतंकवादी संगठन है, उसके सबूत मिल चुके हैं। और आरएसएस जो है वो राष्ट्र निर्माण के लिए काम करता है, व्यक्ति निर्माण के लिए काम करता है। आरएसएस की गतिविधियां कई बार चेक हुई हैं। कांग्रेस ने कई बार बैन लगाने की कोशिश करी, कई बार लगा भी दिया, मगर जब देखा कि कुछ नहीं है तो बार बार उन्हें जो है रिलीज़ करना पड़ा। इसीलिए आज देश का सबसे बड़ा संगठन बन गया। देश के मुसलमानों को चाहिए कि शाखाओं में आएँ और आरएसएस के लोगों से मिलें और देखें कि आरएसएस क्या है, समझें और समझाएं। मदरसों में उलमा से आरएसएस के लोगों को मिलाएं ताकि दोनों तरफ की गलतफहमियाँ दूर हों और देश के अंदर दोनों मिलजुल के रहें। इसी से जो आपने जवाब दिया उससे एक सवाल आया है कि क्या पीएफआई का नाम आते ही आरएसएस का नाम इसलिए उछाला जा रहा है ताकि एक दफ़ा फिर जो है देश के अंदर धार्मिक रूप से दंगे करवाए जा सके? बहुत कोशिश कर रहे हैं ये लोग 8 सालों से दंगे करवाने की, क्यों दंगे के आदी थे ये लोग, दंगे की आड़ में जीते थे, सरकारें बनाते थे, मगर नाकाम हो गए हैं, कोई इनकी सुन नहीं रहा है। इसलिए परेशान है बहुत ज़्यादा। मोदी जी ने इस देश में सत्ता में आने के बाद पॉलिटिक्स की परिभाषा बदल दी। दंगे की सरकार अब नहीं चलेगी, अब अमन शांति की सरकार चलेगी, वही चल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।